नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा, लेकर हमारी खास पेशकश मिशन विधानसभा। उन्नीस अक्टूबर, जी हां, मतगणना का दिन। यह तय हो पाएगा कि आखिर किसका होगा राज तिलक, कौन बैठेगा सिंहासन की कुर्सी पर, क्या जनता किस राजनीतिक पार्टी पर जता रही है भरोसा। ये तमाम सस्पेंस, ये तमाम अटकलें कल थम जाएंगी, कयासबाजियों का बाजार भी खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। अपने भविष्य को निहारती हरियाणा विधानसभा की तस्वीर और तकदीर का फैसला अब कुछ ही घंटों के बाद सबके सामने होगा। सियासी जमीन पर बल और बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले सभी महारथियों ने जनता के दिल को समझने में पूरी ताकत झोंकी, तो जनता ने भी ताकत के आधार पर उनकी किस्मत पर अपने फैसले की मोहर लगाई। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के इतने नजदीक अब बस इंतजार फैसलों का ही है। वो फैसला जिसमें विधानसभा की 90 सीटों पर 90 उम्मीदवार जीतकर चंडीगढ़ के लिए अपना रास्ता तय करेंगे। 1351 उम्मीदवारों में से वो लकी 90 उम्मीदवार होंगे जिन्हें जनता ने अपनी पसंद से विधानसभा भेजने का फैसला लिया होगा। यानी कि सबसे बड़े मुकाबले का फैसला भी रोमांचक से भरपूर होगा। इस बार हरियाणा की जनता का दिल जीतने के लिए कुल 1351 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी, जिनमें 1242 पुरुष उम्मीदवार और 109 महिला उम्मीदवार शामिल रहे। 15 अक्टूबर को हुई बम्पर वोटिंग ने इन सभी उम्मीदवारों को जोश से भर दिया। इस बार हरियाणा में कुल मतदान प्रतिशत 77.11 रहा। इस बार का चुनाव हर नजरिए से खास रहा, चाहे बात बागियों के तेवर की जाए या फिर दागियों पर भरोसे की। रणनीति से राजनीति तक के इस सफर में दिग्गजों की साख दाव पर है, तो किसी को हल्के की जनता पर पूरा भरोसा है। लेकिन अंतिम फैसला अभी भी ईवीएम मशीनों में कैद है। 21 जिले और 90 हलकों वाला हरियाणा अपने राजनीतिक भविष्य को निहार रहा है और इंतजार कर रहा है कि जब ईवीएम में कैद जनादेश सबके सामने आएगा। बहरहाल कल किसी की दिवाली बनेगी तो किसी का दिवाला निकलेगा। भविष्य बनेंगे और बिखरेंगे, लेकिन इस सबसे परे प्रदेश की जनता को उसकी नई सरकार मिलेगी, जिस सरकार से जनता को सरोकार होगा। भरत श्रीवास्तव के साथ नेहा शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, तो रिपोर्ट में आपने देखा आखिर किसका होगा राज तिलक, जनता का मूड क्या है, हरियाणा की आवाम का मूड क्या है, ये कल तय हो पाएगा। जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद से लगातार कयासबाजियों का बाजार भी थमेगा। उसके बाद मालूम चलेगा कि राज तिलक किसका हुआ, सिंहासन पर कौन बैठा, क्या जनता वैकल्पिक राजनीति पर भरोसा जता रही है क्या, और एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर थी, जो वोटिंग में देखने को मिली, रिकॉर्ड मतदान जो हुआ उसके रूप में सामने आई, उसका असर किस पार्टी पर ज्यादा होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जनता का क्या कुछ रुख रहेगा, वो आंकड़ों में कितना तब्दील हो पाएगा, यह भी अहम है। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर अनंत राम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए आए हुए हैं, बने हुए हैं। प्रोफेसर अनंत राम जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। और पहला सवाल ये कि 15 अक्टूबर को वोटिंग हुई, उसके बाद आपने देखा, आप उस दिन हमारे साथ बने हुए थे, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। कहा यह जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, और उसके बाद यह माना जा रहा था कि हर कोई राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस एंटी इनकम्बेंसी लहर को अपनी तरफ देख रहा था। आप क्या मानते हैं, क्या राजनीतिक जो नई राजनीतिक पार्टी है, जो वैकल्पिक राजनीति देने की बात करती है, उनको ये फायदा मिल पाएगा, या क्षेत्रीय पार्टियों पर जनता भरोसा दिखा रही है? आप क्या कुछ समझ पाए इन दिनों? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि कल तो ये फैसला ही हो जाएगा कि हरियाणा पे कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ दल के रूप में आएगी। देखिए, जो चुनाव बहुत अधिक हुआ, कई जगह तो 91% भी हुआ, लेकिन जो एवरेज है वो आप बता रहे हैं 76% रहा। तो ये जो अधिक मतदान है, ये सदा ही एक बात मान के चलते हैं राजनीतिज्ञ कि ये एंटी इनकम्बेंसी होता है, और एंटी इनकम्बेंसी का मतलब कि मतदाता चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन का मतलब ये हो कि जो सत्तारूढ़ दल इस समय है, आज तक है, कल शायद नहीं रहे, तो उसके विरुद्ध मतदान किया। भारी मात्रा में मतदान का मतलब होता है सत्तारूढ़ के विरुद्ध।
और ये कमोपेश हरियाणा पे भी लागू होता है और निस्संदेह सत्ता परिवर्तन कल होने जा रहा है। राजनीति का क्या कुछ स्वरूप आप देख पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक जी, आप जी, हैं जी, जी। और जातिगत समीकरणों की बात अक्सर हरियाणा में होती है जी, जब भी चुनाव नजदीक होते हैं। जी, इन चुनाव में जातिगत समीकरण कितने हावी आप देख पा रहे हैं? जी, निस्संदेह जातिगत समीकरण अब के भी चले हैं, लेकिन उतने नहीं। अब के राष्ट्रीय मुद्दे रहे, चाहे युवाओं को लेकर के उनका आक्रोश देखने में आया, और वो रोजगार एक बड़ा मुद्दा सामने बन के आया। और बड़ा मुद्दा इसलिए आया कि बहुत पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति युवा होते हुए भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा। और अब के जो फैक्टर था, जो आपने पूछा भी, जातिगत समीकरण तो थे लेकिन उतने प्रभावी नहीं थे। अब के राष्ट्रीय मुद्दों में मुख्य मुद्दा जो मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि 19 से 39 साल की एज के जो युवक हैं वो 40% थे मतदाताओं का, 40%। और उन्होंने बहुत भारी मात्रा में मतदान किया है। मतदान जहां उन्होंने परिवर्तन के लिए किया है, उन्होंने शायद ये भरोसा भी जताया कि शायद उनको रोजगार अब राज्य के अंदर ही मिलेंगे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी नई आने वाली सरकारें, तो उन्होंने विश्वास जताया है। अब ये विश्वास सत्तारूढ़ जो दल होने जा रहा है, बनने जा रहा है, वो कितना खरे उतरते हैं इस पर, उन युवाओं की आशाओं पर, उनके भरोसे पर, ये देखने की बात है। युवा वाले फैक्टर पे लगातार आप बल दे रहे हैं। और जब जिस दिन ये मतदान हुआ था, उस दिन भी आपने बात कही थी, और ये बात अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। लेकिन मुद्दों की अगर मैं बात करूं, कहा यह जा रहा है कि जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर लोगों ने मतदान किया है, जनता ने मतदान किया, खासकर युवा वर्ग ने। मुद्दों का कितना अहम रोल है? क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो महंगाई का मुद्दा बनाकर इस बार चुनाव में लड़ रही थी कि केंद्र की सरकार ने इन दिनों, जितने भी दिन केंद्र की सरकार अब तक सत्ता में आई, कितना काम महंगाई को लेकर, दूर करने को लेकर उन्होंने किया, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर आका जा रहा था। क्या जनता महंगाई के मुद्दे पर मोबिलाइज हुई है? हाँ, जहां तक महंगाई का मुद्दा है तो पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे महंगाई की दर नीचे आ रही है। जी, महंगाई की दर नीचे आ रही है। और जहां तक महंगाई की बात है, उसमें राज्य सरकार भी बराबर की भागीदार होती है। जैसे अब मैं एक उदाहरण लेटेस्ट आज का ही दूं, पेट्रोल के दाम कम किए, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने उस पर वैट लागू करके 25 से 27% कर दिया। तो इस पेट्रोल की जो कम की हुई कीमतों का लाभ हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि महंगाई को केवल केंद्र सरकार ही इसको वो नियंत्रण नहीं कर सकती। जब तक राज्य सरकार इसको ना चाहे, वो तरह तरह के राज्य सरकार में टैक्स होते हैं, वो लगा करके उसको मतलब निष्प्रभाव कर देती है। और महंगाई का मुद्दा निश्चित रूप से एक मुद्दा था जो आपने बड़ा प्रश्न उठाया कि महंगाई का मुद्दा लोगों के सामने, खास तौर पर जो निम्न वर्ग है, मतलब आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो महंगाई जिनके लिए 2 टाइम की रोटी बनाने में उपलब्ध कराने में भी वो जो उनको दिक्कत आ रही है, तो उनके सामने बड़ा मुद्दा था महंगाई। लेकिन और महंगाई के यही कारण है कि शायद इसको ही भांप करके केंद्र सरकार ने पिछले एक हफ्ते में, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे सब्जी के दाम है, चाहे पेट्रोल के दाम है, चाहे डीजल के दाम है, उनमें कमी आई है। और आपने देखा होगा महंगाई दर जो कोट भी करते हैं, वो उसमें भी कमी आई है। बिल्कुल अनंतराम जी, महंगाई दर में कमी आई है, उसका फायदा वोट के तौर पर हरियाणा में बीजेपी को कितना मिल पाएगा, या मौजूदा जो केंद्र सरकार है उसकी जो राजनीतिक पार्टी है वो जो ताल ठोक रही थी उसको कितना फायदा मिल पाएगा? हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़ गए हैं कांग्रेस से। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। प्रोफेसर अनंतराम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और कल काउंटिंग का दिन है, कल मतगणना का दिन है। मालूम चलेगा कि किसका राज तिलक दोबारा से सत्ता पर होगा। सवाल यह है कि जिस महंगाई को लेकर इन चुनाव में आप उतरे थे, कांग्रेस पार्टी उतरी थी, मौजूदा सरकार, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महंगाई दूर करने में वो नाकामयाब रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो महंगाई दर जरूर कम हुई है। प्रोफेसर अनंतराम भी वो बात कह रहे हैं कि महंगाई दर को काबू करने में केंद्र सरकार कुछ हद तक कामयाब हो पाई है, भले ही वो आंकड़े के तौर पर सामने लाई हो। क्या लगता है, कितने इत्तेफाक आप रखते हैं? एक ही मुद्दा था आपके पास, वो भी जीरो निकला। देखिए, अब ये बताइएगा कि फल सब्जियों की कहाँ जो रोजमर्रा की जरूरतें चीजें वो कौन सी कम हुई है, बताइए। आज जो सब्जियां वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। आंकड़े जो आए हैं, सिर्फ यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए थोड़े थोड़े, तो 2-3 रुपए। उसके अलावा क्या हुआ मुझे बताइएगा, कोई एक चीज का बता दीजिएगा मुझे जो रोज जरूरत की चीजें हैं, कौन सी चीज कम हुई है मुझे एक बता दीजिएगा। आपने महंगाई का आंकड़ा हुड्डा साहब पढ़ा होगा।
महंगाई का आंकड़ा निश्चित रूप से नीचे आया है और 1.5% नीचे आ गया वो। नहीं, आंकड़ा तो आप कहीं से भी नीचे कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बताइएगा कौन सी मैं और चीजें आप हैं नहीं करते। जो सस्ती मैं और हुई आप- कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आज जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, कौन सी चीजें सस्ती हुई नहीं, है? ये इसको क्या मैं- सब्जियां सस्ती हुई हैं? देखिए बाजार में जो कीमतें होती हैं उनको क्या बाजार में आज आलू आज भी 40 है? नहीं, मैं टमाटर आज भी महंगा है। जो ठीक है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आम आप आदमी कह रहे हैं कि तार्किकता के धरातल पर और वास्तविकता में अंतर है आंकड़ों से लेकर के। वीरेन चौहान मुझे हमारे साथ बताइएगा ना। बीजेपी से जुड़ गए हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। वीरेन जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कहाँ महंगाई कम हुई है, जरा हमें बताएं। आंकड़े तो कोई भी बदल देगा। नहीं, आंकड़े कोई भी बदल देगा ये पता नहीं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कौन से ज्ञान के आधार पे कह रहे हैं। जी। जो आंकड़े सामने आए हैं वो वैज्ञानिक आंकड़े हैं, वो सरकारी आंकड़े हैं। उन आंकड़ों को चुनौती देने के लिए केवल झूठ बोला जा सकता है, जैसा कांग्रेस अभी कर रही है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि दुनिया में हिंदुस्तान का मान सम्मान नहीं बढ़ा है नरेंद्र मोदी जी के आने से। कांग्रेस ने तो और बहुत सारे झूठ चुनाव प्रचार में बोले। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के तमाम जो झूठा प्रचार रहा, मिथ्या प्रचार रहा, उसको रिजेक्ट किया है। तो सिर्फ ये कह देने से कि महंगाई नहीं घटी है, सामने आंकड़े हैं, उसके बाद भी अगर आप उनको नकार रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। और आम आदमी भी हरियाणा का इस बात को समझता है, देश का इस बात को समझता है कि जो लोग 9.5 साल में महंगाई कम नहीं कर पाए और 100 दिन में महंगाई कम करने की बात करते थे, जो 9.5 साल में नहीं कर पाए, लगभग 10 साल में नहीं कर पाए, वो हमसे 4 महीने में इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि रातों रात कुछ कम होने वाला है। हमने 4 महीने में, 5 महीने में चीजों को सुधारा। उनकी खराब की हुई अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लेकर आए, ये उसको भी स्वीकार करने के लिए चलिए, आखिरी कमेंट में कृष्णमूर्ति हुड्डा से लूंगा, उसके बाद महंगाई से उधर चलेंगे, बात बीजेपी की भी करेंगे कि बीजेपी के पास तमाम वो मुद्दे कौन से हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बड़ी मान सम्मान हुआ है। आज ये कह रहे थे कि मोदी जी को लोकसभा के चुनाव में कहते थे कि मोदी जी को ले आओ, उस पर प्रधानमंत्री ले आओ, हम चीन को भगा देंगे, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज पाकिस्तान हमारे सिर पे चढ़ा हुआ है। चीन हमारा रोज कभी तंबू उखाड़ लेता है, कभी 100 किलोमीटर अंदर आ जाता है। तो ये कहाँ का मान सम्मान बता रहे हैं। और अमेरिका में जो गए, ये टोटल एक दिखावा था। हिंदुस्तान के लोग वहां चले गए और उन्होंने वहां जाके एक दिखावा कर दिया कि बड़ा भारी स्वागत हुआ है। मुझे बताओ, उसके बाद जब ये आए वापस तो ओबामा ने कह दिया कि हमारा कोई आदमी यहाँ से हिंदुस्तान में पैसा निवेश नहीं करेगा। तो कहाँ की शोहरत की बात कर रहे हो? चलिए, वाजिब पॉइंट है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार कहीं ना कहीं कड़ा जवाब देने में विफल रही है। इन दिनों सीजफायर का उल्लंघन होता रहा, वो भी हमने देखा। वीरेन चौहान जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर साहब हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अनंतराम जी, बीजेपी की अगर मैं बात करूं जी, बीजेपी कहा यह जा रहा था कि चेहरा बीजेपी के पास सूबे में कोई नहीं है। हाँ जी। लोकसभा चुनाव में मैंडेट हासिल किया नरेंद्र मोदी के चेहरे के बूते जी। साख की लड़ाई बनकर रह गया ये चुनाव। चेहरा कोई बीजेपी के पास नजर नहीं आया। सवाल ये किए गए कि केंद्र में तो नरेंद्र मोदी बैठ गए, अगर मोदी ही चेहरा है तो क्या राज्य में मोदी ही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि मोदी फैक्टर को ही इन्होंने राज्य में भुनाया है और उसी के सहारे अगर कल कोई सत्तारूढ़ दल के रूप में उभर कर आता है तो निस्संदेह उसमें मोदी फैक्ट्री है, इनका अपना नहीं। और एक ये जो इससे जुड़ा पर्सन है, क्या राज्य को भी मोदी साहब ही उसको जो है रूल करेंगे, लीड करेंगे। हाँ, तो इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा आज तक तो नहीं दे पाए और ना बता पाए हैं कि मुख्यमंत्री इनका कौन होगा। अब ये जरूर कहते हैं कि 4-5 आदमियों के नाम बार बार लेते हैं कि इनमें से, और उस पर भी एक कंडीशन ये लगाते हैं कि केंद्रीय जो इनका संसदीय दल है, हाईकमांड जिसको सब मान लीजिए, वो जिसको कहेंगे वही बन जाएगा। इसमें हमें दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये सच है कि आज तक ये मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने नहीं ला पाए। वीरेन चौहान जी, क्या लगता है, सवाल फिर से वही जो हरियाणा की आवाम हर बार पूछती रही कि मोदी क्या राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? जिस तरीके से प्रमोट किया गया और ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी के बूते ही हरियाणा की जो सत्ता है वो भी बीजेपी के पाले में चली जाएगी, ऐसा संभव देख पा रहे हैं आप? अलग अलग प्रश्न मेरे सामने है। पहले तो मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जो जाते जाते टिप्पणी करके गए जिसमें उन्होंने खूब झूठ बोला और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपने भी उसके सुर में सुर मिलाया। क्या आप ये बताइए, क्या केंद्र सरकार ने, पाकिस्तान ने जो इंकर्शन की, जो पाकिस्तान ने सीमा पर जो गोलीबारी की, क्या पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भारत की सरकार ने
पिछले अनेक वर्षों में जिस तरह से जवाब नहीं दिया गया उससे बेहतर जवाब दिया। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया को देखिए, आप पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में चला गया डरता भागता हुआ। आप क्यों नहीं इस बात को सोचते? ये क्या दिखाई नहीं दे रहा है? पहली बार ऐसा हुआ होगा पिछले 10 सालों में कि जब हमने सीमा पर जवाब दिया। लेकिन बीरेन जी, मुद्दे पे आप आइए, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आप ये बताएं जिस मुद्दे को लेकर बात हो रही थी, चेहरे को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूँ। बीरेन चौहान जी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहस बहुत ही गर्म हो चली है, तमाम मुद्दों को लेकर बात हो रही है। मौजूदा सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर सियासी दंगल पे कदम रखा था, वो मुद्दे कितने प्रासंगिक नजर आ रहे हैं, और जो विरोधी पार्टियां हैं वो आखिर जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी, उनमें जनता ने कितना भरोसा दिखाया, इस सवाल को लेकर हम सीधा रुख करेंगे। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवजोत, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे, क्या किस तरीके से आप देख रही हैं? रिकॉर्ड मतदान हुआ, उसके बाद से जनता का रुझान, जनता का मूड क्या है? क्या सोचती हरियाणा की आवाम? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की रात कयामत की रात है और कल कयामत का दिन है, क्योंकि जो 15 तारीख को मतदान हुआ और सभी की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई, कल वो ऐसा दिन है जब एक नई सुबह, एक नई तरह की सियासत हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलेगी। नया रंग हरियाणा की राजनीति में होगा, नए समीकरण भी होंगे। अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें या फिर जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हुई है, रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज 73 से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हुई है, जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि एक नए समीकरण हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलेंगे। किसी को क्लियर मैंडेट मिलेगा या फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा,
अभी इसके बारे में डेफिनेटली राजनीतिक गलियारों में और ऑब्जर्वर्स दो मतों में बटे हुए हैं। कुछ का जिस तरह से एग्जिट पोल कह रहे हैं कि क्लियर मैंडेट बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, यहां तक कि बीजेपी के कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई जो खुद नहीं मानते कि क्लियर मैंडेट मिलेगा। हालांकि ये संकेत जरूर मिल सकते हैं कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर सकती है। किंग मेकर कौन होगा? क्या इंडिपेंडेंट्स या फिर कुछ नए दल किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ देखने की बात है। और दूसरा, कुछ ही पल अब रह गए हैं, कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, इंतजार सभी कर रहे हैं कल सुबह का, जब 8 बजे मतदान शुरू जो है मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट्स आने लगेंगे वो हरियाणा की सियासत को क्या नया रुख देते हैं और क्या लोगों ने सोचकर वोट किया है। एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है भुवन, जो यहाँ ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो ये है कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इस बार वो काफी ज्यादा देखने को मिला। वोटिंग परसेंटेज जो वुमेन का रहा है वो ज्यादा रहा है, तो डेफिनेटली लोग जागरूक हुए हैं, यहाँ तक कि औरतें भी काफी अवेयर हुई हैं। तो एक नई कल सुबह होगी और हरियाणा के लिए तो खास तौर से अभी ये बहुत ज्यादा एक चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी आती है तो सीएम कौन होगा और अगर कुछ गठजोड़ बनते हैं तब क्या समीकरण होंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी ने अभी पत्ते खोले नहीं हैं। दिल्ली में भी काफी हलचल राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है और उतनी ही हलचल चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रही है। सभी जोड़ तोड़ में लगे हैं। कल 12 बजे तक काफी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि हरियाणा की सियासत अब किस ओर मोड़ रही है। जी, लौटेंगे नवजोत आपके पास वापस। प्रोफेसर अनंत राम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपने हमारी मैनेजिंग एडिटर को सुना, किंग मेकर की भी बात हुई, क्या देख पा रहे हैं किंग मेकर वाली स्थिति क्या पैदा हो पाएगी इन चुनाव में, जैसा एग्जिट पोल बता रहा है? देखिए, उन्होंने एक बात कही जो मुख्य रूप से कि एक ओपिनियन ये है कि शायद अपने बलबूते पे ही भाजपा सरकार बनाने समर्थ हो जाए, लेकिन दूसरा ये भी पक्ष उतना ही उभर के सामने आ रहा है कि शायद कोalition सरकार बने और उसमें फिर कौन किन का योगदान होगा, वो मिश्रित सरकार होगी तो वो कैसी होगी। अब जहाँ तक इसकी बात है, निस्संदेह आज के ये तो मत पेटियों में अभी बंद है कि इसका तो कल फैसला 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें गलियारों में, बिल्कुल दिल्ली के गलियारों में उन नामों की चर्चा होने लगी है बीजेपी की। कल हालांकि रोहतक में भी एक मीटिंग की थी, इन्होंने अपने 90 के 90 प्रत्याशी बुलाए गए थे और उनसे ये भी पूछा गया था कि भाई आप जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, तो 60 के लगभग कैंडिडेट्स ने ये कहा है कि हम जीत रहे हैं। ये लेकिन ये उनकी पार्टी का आकलन है, ये कोई ऐसा तथ्यात्मक वो नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी अगर सरकार बनाने अगर जा रही है तो वो 40, 41, 42 और 43 के रह जाएगी। इनको शायद कुछ अन्यों का, उनमें जिनको आप स्वतंत्र नाम दे देते हैं, अनअटैच्ड कह देते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो वो अन्य कौन है, ये भी एक प्रश्न है। अन्य में पहली बात तो ये है कि जो बागी लोग खड़े हो गए थे, जिनको आप इंडिपेंडेंट का नाम देते हैं, 2 या 3 उनके आने की संभावना है, तो उनसे ले सकते हैं। और इसके अलावा ये इन लोग की बजाय इन लोग इनसे नहीं लेना चाहेंगे, तो अगर 2 या 3 सीटें ये हजक्का और आपके ये जन चेतना पार्टी है, इससे अगर आते हैं तो उनका ये साथ लेकर के सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है। नवजोत सिद्धू हमारे साथ बनी हुई हैं। नवजोत, सुना आपने प्रोफेसर अनंत राम को, क्या कुछ कहेंगे आप? उनका मानना यह है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है किंग मेकर वाली, तो फिर जो निर्दलीय जिन्हें स्वतंत्र रूप भी दिया जाता है, उनसे हो सकता है कि सपोर्ट वाली स्थिति पैदा हो जाए, या छोटी पार्टियों से। देखिए, वो बात बिल्कुल सही है और वो इंडिपेंडेंट, मैं ये नहीं कहती कि कौन होगा, वो इंडिपेंडेंट या कुछ ऐसे छोटे दल अगर कुछ 1-2-4 सीट्स लेकर आते हैं, वही ये अहम भूमिका अदा कर सकते हैं अगर शॉर्टेज ऑफ नंबर्स हम यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेटली बीजेपी कहीं ना कहीं ये जरूर चाहेगी कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पर अपनी सरकार बनाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये स्ट्रैटेजी भी रही है। इनेलो आपने देखा होगा कि दिग्विजय चौटाला का ये बयान इमीडिएट
इमीडिएटली आफ्टर दी इलेक्शंस 15 तारीख को आया कि हम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए किसी को भी समर्थन देने को तैयार है, तो वो इनेलो बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हो जाएगी, जैसे उन्होंने लोकसभा में नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात की थी। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बनाकर चलेगी कि उसे इसकी सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, अगर कुछ नंबर्स चाहिए तो वो इधर उधर से नंबर्स लेने की कोशिश करेगी। उसमें कोई भी चेहरे, कोई भी नाम आ सकते हैं, अभी उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। वो तस्वीर कल क्लियर हो जाएगी 12 बजे तक कि क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर बीजेपी आती है, जिस तरह के अभी जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक नाम अभी तक बीजेपी ने अपना पत्ता नहीं खोला है कि उनका मुखिया प्रदेश का कौन होगा। बीजेपी ने पहले भी चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा, मुद्दे मुझे कहीं नजर नहीं आए, चेहरा कोई नहीं था प्रोजेक्ट करने के लिए। अब जो बड़े नाम चल रहे हैं वो भले ही कैप्टन अभिमन्यु का नाम हो, रामविलास शर्मा का नाम हो, उसमें ओपी धनखड़ का नाम हो, चौधरी वीरेंद्र का नाम हो या राव इंद्रजीत का नाम हो। राव इंद्रजीत इसलिए क्योंकि उन्हें सेंटर में जगह दे चुके हैं और वो कांग्रेस से आए हैं, तो बीजेपी का जो लोकल कैडर है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल उनको नहीं करता। चौधरी वीरेंद्र हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो ये भी उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। बचे रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़ या कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु पहली चॉइस हो सकते हैं अगर जाट कैंडिडेट को बीजेपी उतारती है। अभी तक खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि नॉन जाट कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट करेगी, जिसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम भी आता है, जिनकी कहीं ना कहीं तार आरएसएस के साथ भी जुड़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर मेरे पास ये भी आई थी कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज का नाम आरएसएस की तरफ से ये दो नाम गए हैं। अब समझने वाली बात ये है कि क्या बीजेपी किसी जाट को प्रोजेक्ट करेगी या किसी नॉन जाट को प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने हालांकि 15 जाट कैंडिडेट उतार दिए थे, लेकिन जो उनको ज्यादा वोट मिले हैं वो नॉन जाट के जो इकट्ठे हुए वोट हैं वो उनको मिले हैं। अब बीजेपी किस पर दांव खेलेगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अनंतराम जी से भी इसके ऊपर एक टिप्पणी लेना बेहद जरूरी है। भुवन हाँ जी, देखिए मैं इसमें एक बात तो ये जोड़ दूं मैडम कि बीजेपी ने अब के हरियाणा में 25 जाटों को टिकट दिए थे, 25, और उसमें से एक वापस लिया गया गोहाने से, वो ठेकेदार जयसिंह का, और उसकी जगह उसको रामचंद्र जांगड़ा को दे। इस प्रकार से 24 टिकट पे जाट लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कितने जीत के आए हैं आएंगे ये दूसरी बात। लेकिन इसके साथ जो आपने नाम गिनाए, मैं 2 नाम और जोड़ना चाहूँगा। इनमें सुषमा स्वराज जी का नाम और कृष्णपाल गुर्जर का नाम भी मैं जोड़ना चाहूँगा, और उसके कारण भी बताऊँगा कि ये चाहते हैं, जहाँ तक सुषमा स्वराज की बात है, कि मोदी जी की कहीं ना कहीं, वो तो इनका आंतरिक मामला है, वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिनको मुख्यमंत्री का तजर्बा भी हो, जो पुराने भी हों, उनकी बागडोर पहली दफ़ा बीजेपी संभालो उनको सौंप दी जाए। उनके सीट खाली करने के लिए भी उनकी बहन सफीदों से उनके लिए सीट भी खाली कर देगी। और वो अनुभव की भी बात दिल्ली की भी हो रह चुकी है, वो कामयाब रही नहीं रही इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री रही है, केंद्र में मंत्री रही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रही हैं, हरियाणा की हैं, नॉन जाट भी हैं, जो एक इनके दिमाग में बात, तो एक तो उनका भी नाम चल रहा है। दूसरा कृष्णपाल गुर्जर का इसलिए है कि उनका मोदी जी से बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है। जब मोदी जी प्रचारक के रूप में यहाँ थे तो उनको सारे हरियाणा में अपने साथ घुमाने वाले कृष्णपाल गुर्जर है, और उनको मंत्री पद बनाने में भी कहीं ना कहीं इस फैक्टर ने रोल अदा किया था। तो मुख्यमंत्री की दौड़ में ये 2 नाम और हैं, कल तो स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी, क्योंकि कल इन्होंने निर्णय ले लेना। जहाँ तक आपने 4 नाम अलग गिनाए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो ड्रा पॉइंट आपने तो जो गिना, एक ये भी, एक तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे, और ये निश्चित नहीं कि उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीत के आ रही है कि नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए सीट खाली कौन करेगा। फिर उसके लिए फिर उसको केंद्र में ये भी जो आपने बात कही कि नए नए आए हैं, तो जो आरएसएस का फैक्टर है वो इसको नहीं है, मैं उसको संगठनात्मक बात कह दूं कि वो नहीं चाहेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ मुख्यमंत्री उनके बाद। इंद्रजीत की बात ये है कि पहली बात उनके लिए सीट कौन खाली करेगा, एक बात, फिर लोकसभा का दोबारा भी एक चुनाव कराओ उसको फेस करने के लिए, तो उनके लिए आड़े बात आएगी। और जहाँ तक रामविलास जी की बात है, रामविलास जी क्योंकि 3 दफ़ा हार चुके हैं, ये ठीक है, वो पुराने बीजेपी के आदमी हैं, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से वो इसमें आए हैं, और पहले 3-4 चुनाव जीत भी चुके हैं, लेकिन 3 लगातार हार भी चुके हैं। फिर एक सिद्धांत होता है एक्सेप्टेबिलिटी का, वो एक्सेप्टेबिलिटी का उन पर कितना लागू होता है, मेरे हिसाब से वो बहुत कम लागू होता है, वो नहीं है। और धनखड़ जी की तो पहली तो सीट का ही ये है कि वो जीत के आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो भी रूल आउट में
मैं मेरी ऐसी बात है वो रूल आउट। और यही बात अभिमन्यु जी पे भी लागू होते हैं। अब तक जितने चुनाव उन्होंने लड़े, 3 चुनाव लड़ चुके, तीनों हार चुके हैं वो। और ये ठीक है कि वो बीजेपी के माध्यम से है, लेकिन उनका भी आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है ना, आरएसएस से उनको सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये जो 2 नाम भी आपको चर्चित किए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ ये रेस में हैं और कल शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अनंतराम जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो अभी ये है जी। हाँ बोलिए सर, बोलिए मैडम, बोलो। हाँ मैडम बोलो। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या बीजेपी किसी नॉन जाट पर दांव खेलेगी या किसी जाट को प्रोजेक्ट करेगी? ये एक इम्पोर्टेंट राजनीतिक समीकरण है और इस वक्त बीजेपी को इस पर डिसाइड करना है। आपकी राय में बीजेपी किसी नॉन जाट को प्रोजेक्ट करेगी या किसी जाट को प्रोजेक्ट करेगी? मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी नॉन जाट पे अपना कार्ड खेलेगी, वो नहीं चाहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भनक सुनी हो चुनाव के दौरान, मैंने सुनी कि हम जाट नॉन जाट नेता ना मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। ये कई सोर्सेज से बात उभर के आई कि भाई ये बहुत हो चुका, हम अब एक नॉन जाट को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और जो 2 मैंने नाम गिनवाए हैं, मनोहर लाल खट्टर भी उसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मैं इसलिए ये जो 2 नाम मैंने कहा कि जो क्राइटेरिया है, जो यार्ड स्टिक्स हैं, जो मापदंड हैं, उन पे ये 2 नाम खरे उतरते हैं। और जहाँ तक इनका दोनों का बैकग्राउंड भी बीजेपी से रहा है, और वो ये नहीं कह सकते भाई नए पहली बार बन के आए या दूसरी बार बन के आए हैं, और इनका प्रभाव भी रहा है, इनकी इक्वेशन भी है। तो मेरा मानना ये आपके प्रश्न के उत्तर में कि नॉन जाट को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा रहा है। ठीक है नवजोत, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, इस पर आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगा। बीरेन चौहान हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए फोन लाइन पर। बीरेन चौहान जी, आपने बीजेपी का मुखिया कौन होगा इसको लेकर ये बहस सुनी, आपसे जानना चाहेंगे क्या बीजेपी वाकई में डर रही थी कि मुखिया कौन होगा, चेहरा कौन होगा, उसको कैंपेनिंग के टाइम में सामने नहीं लाया गया? क्या वाकई में आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी थी? अब बीजेपी उससे जूझ रही है। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, प्रोफेसर अनंत राम जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और जो राजनीति को समझ पा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो राजनीति की जा रही है उसमें माना यह जा रहा है कि नॉन जाट वाले चेहरे को सामने लाया जाएगा? बीरेन चौहान जी लाइन पे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन मैं वापस लौटूंगा अपनी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू के पास। नवजोत, बताएं कितनी सहमत आप नजर आ रही हैं प्रोफेसर अनंत राम के इस विश्लेषण से? देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि बीजेपी किसी नॉन जाट को अगर उतारना होगा तो किसी नॉन जाट को प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि जाट पहले कांग्रेस ने भी जाट चेहरा ही उतारा था। मुख्यमंत्री हुड्डा एक जाटों को प्रोजेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ इनेलो हमेशा ही जाटों की राजनीति करती रही है। इस बार बीजेपी हालांकि ये क्लेम कर रही है कि हम जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर उस बैरिकेड को हटाना चाहते हैं और ये एक मौका होगा कि एक नॉन जाट सीएम जो है वो हरियाणा को दिया जाए। और ये कार्ड कितना प्ले कर पाता है और उसका कितना फायदा होता है, कितना सशक्त वो चेहरा होगा कि वो स्टेट को रूल कर पाए, अगर ऐसा मौका कल के रिजल्ट्स आने के बाद बीजेपी को मिलता है। क्योंकि हम ये पूरी हिपोथेटिकल एक सिचुएशन है जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा, तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज जरूर होगा। लेकिन लगता है ऐसा है कि अगर बीजेपी को चांस मिलेगा तो वो एक नॉन जाट को प्रोजेक्ट करेगी। कितना कामयाब और कितना स्ट्रांग वो चेहरा होगा ये देखने की बात है। सुषमा स्वराज की बातें आ रही हैं, वो इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर रहेंगी। यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन और वुमेन को एम्पावरमेंट करने की ज्यादा बातें जो बीजेपी करती रही है, एक वो करेगी। और दूसरा ये कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई जो सीएम रेस को लेकर यहाँ पर लगी रही है, उससे अगर बीजेपी जूझती है तो एक वो पैराशूट सीएम सुषमा स्वराज के रूप में लाकर यहाँ पर बिठा सकती है। दूसरा एक ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रही हैं, हालांकि बीजेपी वाले से इनकार करेंगे
क्योंकि सुषमा स्वराज एक बहुत बड़े पद पर हैं। उनको फॉरेन मिनिस्टर से हटाकर सीएम का जो देना, उसके पीछे ये स्ट्रैटेजी भी मोदी की हमेशा रही है कि अगर कोई स्ट्रांग उन्हें अपने आसपास नजर आता है तो वो दूर रहे, एक कॉर्नर पर रहे, जिससे कि वो एक अपनी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो आगे कर सकें। जिस तरह से अडवाणी की हम बात करें या फिर बाकी लोगों को एक कॉर्नर पे रखा गया है, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, सुषमा स्वराज उस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, वीरेंद्र चौहान हमारे साथ नवजोत जुड़ गए हैं, उनके पास रुक करते हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बात बीजेपी की ही हो रही है, मुखिया कौन होगा, चेहरा कौन होगा, इसको लगातार सस्पेंस में बीजेपी ने रखा। भी यहाँ भुवन हो सकते हैं जी वीरेंद्र चौहान जी। जी, ऐसा है कि कल जैसे ही ईवीएम मशीन से हरियाणा की सरकार का स्वरूप उभरेगा, उसके बाद बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, परस्पर मशवरे के बाद हम वो चेहरा भी दे देंगे जिसको हमारे विरोधी पूरे चुनाव प्रचार। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, कौन होगा इसकी स्थिति तो जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी अगर सरकार बनाने में कामयाब होती है तो चेहरा आएगा, मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कौन होगा, जाट से होगा, नॉन जाट से होगा, ये बहस है। क्या आपको लगता है कि नॉन जाट के चेहरे को बीजेपी प्राथमिकता देगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान भी इस बात का ध्यान रखा था। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने हरियाणा की राजनीति को और इन चुनावों को जातीय विद्वेष में नहीं जाने दिया। बहुत सारे लोगों का ये प्रयास था कि हरियाणा में जो राजनीति है और खासतौर पर ये जो चुनाव है, इसमें जातीय ध्रुवीकरण हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये रहा पूरे चुनाव प्रचार में, हमारे सारे नेतृत्व का भी ये प्रयास रहा कि चुनाव जो है वो जातीय राजनीति से ऊपर उठे। लोकसभा में उठा था तो क्या वीरेंद्र चौहान जी, उसके बावजूद बीजेपी ने इतने जाट कैंडिडेट मैदान में उतारे और जो पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की उसी में सबसे ज्यादा जाट कैंडिडेट थे। आप कैसे ये बात कह सकते हैं? नवजोत जी, मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि हरियाणा में अगर जाट प्रत्याशियों की संख्या अच्छी थी तो वो स्वाभाविक भी है। हरियाणा में जाटों की, जाट हरियाणा में नहीं रहते क्या? जाट हरियाणा के नागरिक नहीं है क्या? जाटों की जनसंख्या हरियाणा में है और उस अनुपात में अगर उनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे तो कुछ अस्वाभाविक नहीं किया। हमने प्रयास ये किया कि सब समुदायों का, सब जातियों का। हमने कब इनकार किया? हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति जाट नॉन जाट में उलझी रही है, आप ये खुद जानते हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि हम जब अपना नेतृत्व तय करते हैं, हमारे मनों में कदाचित ये बात नहीं रहती कि केवल यही एक क्राइटेरिया हो, जाति के आधार पर हम तय करें कि कौन मुख्यमंत्री हो, कौन विधायक हो। हमारा प्रयास ये होता है कि इससे ऊपर उठ करके निर्णय लिया जाए। नहीं, मैं एक चौहान साहब से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। चौहान साहब, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो 24 कैंडिडेट जाट उतारे, क्या ये जाट वोटर्स को जो एक डोमिनेंट क्लास मानी जाती है, मैं नहीं कहता हूँ, मानी जाती है, उसको वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए प्रयास नहीं था? दूसरा प्रश्न ये कि अब ये किसी ना किसी कोने से भाई अब तक एक जाति विशेष ही यहाँ रूल करती रही है, उसी के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए क्यों ना एक भजनलाल जी को छोड़ दो, मैं अपवाद, लेकिन वो क्यों नहीं इसको बदला जाए और हम प्रदेश को एक नॉन जाट नेता और वो भी सक्षम और अनुभवी दें? क्या ऐसी सोच बीजेपी के अंदर नहीं है? ये मेरा आपसे प्रश्न। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को एक सक्षम नेता देगी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को एक सक्षम मुख्यमंत्री देगी, और हमारा ये प्रयास ये होगा कि हरियाणा की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इन लोगों ने हरियाणा के मतदाताओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश की तरक्की के लिहाज से हम एक बेहतरीन चेहरा लेकर आए। निश्चित रूप से ये हमारा पहला क्राइटेरिया नहीं होगा कि वो जाट है या नॉन जाट है, ये प्रश्न हमारी प्राथमिकता में नहीं आता। ठीक है वीरेंद्र जी मैं रुक करूंगा अपनी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कोई पैराशूट कैंडिडेट तो नहीं बीजेपी उतारेगी? क्या कोई पैराशूट कैंडिडेट तो बीजेपी नहीं उतारेगी जो एमएलए नहीं है? देखिए, जो देश का कानून है वो किसी गैर विधायक को नेता चुने जाने से या मुख्यमंत्री चुने जाने से नहीं रोकता।
तो जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता इस बात की संभावनाओं से इनकार करना संभव नहीं है। बस आगे ना बात। जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा, इससे कोई विवाद नहीं है। कौन होगा ये हमारे विधायक और केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय चलिए, करेंगे। बेहद शुक्रिया। तो भुवन भुवन जी, भुवन जी। यहाँ जी, लेकिन भुवन, नवजोत यहाँ पर नवजोत ये जो बात बिल्कुल वीरेंद्र है चौहान कि ने कही बीजेपी वाले उसको अभी आप इतने किस तरीके पत्ते से नहीं देख बोल रही लेकिन हैं? किसी मुद्दा संभावना से इनकार भी नहीं कर रहे। वो पैराशूट कैंडिडेट भी उतार सकते हैं अगर ये लगा कि बीजेपी किसी मुद्दा नवजोत ये है, जो हम जिस तरीके से देख रहे हैं वीरेंद्र चौहान को, जिस तरीके से बात उन्होंने सामने रखी, डिप्लोमेटिकली वो बात कह गए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जाट नॉन जाट की राजनीति पर बीजेपी यकीन नहीं रखती है। देखिए ऐसा है कि चौहान साहब ने ये तो माना, ये तो हर कोई जानता है जो भी थोड़ा बहुत संविधान के बारे में जानता है कि 6 महीने जी तक। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। डिप्लोमेटिक जवाब ही बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त दे रहे हैं, पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं और रूल आउट नहीं कर रहे हैं किसी बात से। पैराशूट कैंडिडेट भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और ज़्यादा संभावना इसी बात की है। जो 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, हालांकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं और न ही मैं रूलिंग पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन इन नामों के आप रूल आउट नहीं कर सकते और ज़्यादा संभावना है कि इन दोनों में से एक को मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा में भेजा जाएगा, जैसे मुगल काल में सूबेदार भेजे जाते थे। जी, लेकिन नवजोत मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। दरअसल मेरा सवाल पूरा नहीं हो पाया था। एक तरफ बीजेपी वीरेंद्र चौहान के जरिए जो बात सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि जाट नॉन जाट की राजनीति पर वो यकीन नहीं रखती, उससे ऊपर उठकर वो काम करना चाह रही है। वो बड़ा एक यूनिवर्सल थॉट करके सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सीएम कैंडिडेट सामने ना लाना, कोई चेहरा सामने ना रखना, ये दिखाता है कि वो डर, जो जातीय समीकरण वाला डर है, वो बीजेपी के अंदर पहले से बैठा हुआ है, जिसका वो वेट कर रही थी कि मतगणना हो, उसके बाद जो तस्वीर सामने आए उसके बाद वो अपनी कोई चाल चले। नहीं, देखिए उसमें एक पॉइंट और है भुवन, जो समझने की बात है। बीजेपी पहले अपना कोई कैंडिडेट डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रही थी, किसी फेस को इसलिए प्रोजेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि बीजेपी के अंदर ही वो इनफाइटिंग शुरू हो जाती। बीजेपी बिखराव नहीं चाह रही थी, इसलिए बीजेपी ने किसी नाम को उजागर नहीं किया। कैंडिडेट बहुत है, जितने नाम मैंने गिनाए हैं सब एक दूसरे से आगे दौड़ में लगे हुए थे, इसलिए बीजेपी ने सेफ गेम प्ले किया और बीजेपी ने पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा। इसमें कोई शक नहीं है, मुद्दे नहीं थे, नरेंद्र मोदी ने ही ये पूरा चुनाव लड़ा। कोई लोकल कैंडिडेट, कोई एक ऐसा नाम या चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तो बीजेपी ने ये सेफ गेम खेली। अब अगर बीजेपी एक नाम पर अपना स्टैंप नहीं लगा पाएगी, अगर उन्हें राव इंद्रजीत और चौधरी वीरेंद्र को लेकर बीजेपी की जो लोकल कैडर है वो कभी अग्री नहीं करेगा। वो ये कहेंगे कि बाहर से आए हुए लोगों को आप तवज्जो दे रहे हैं, जो बीजेपी के पुराने लोग हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, तो बीजेपी इससे बचेगी। इसलिए राव इंद्रजीत और चौधरी वीरेंद्र के नेगेटिव पॉइंट्स ये जाते हैं। बाकी बचे बाकी के जो लोग, जाट कैंडिडेट में सबसे ऊपर नाम कैप्टन अभिमन्यु का है। अब वो डिपेंड करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कल जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो वो क्या होती है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दूसरे नॉन जाट जो कैंडिडेट हैं, जो फेसेस है, उनके नाम पर हम बात कर चुके हैं। तीसरा जो सेफ बेट है, जो मैंने कहा एक तीर से 2 निशाने करने वाला, वो है पैराशूट कैंडिडेट सुषमा स्वराज, जो कि हरियाणा की बेटी भी खुद को बताती हैं। क्या उनको लाकर यहां बिठाया जाता है? ये एक समीकरण नए हो सकते हैं। ये तो है बीजेपी की अंदरूनी बातें जो हमने डिस्कस की। इसके साथ कांग्रेस का भी एक पहलू है। आपने देखा होगा कि कैप्टन अजय यादव ने कल भविष्यवाणी कर दी, अपने ही अपनों को लूट रहे हैं। ये कांग्रेस पर पहले भी बात चल रही थी, अब भी ऐसा ही है। कैप्टन अजय यादव का ये बयान आना और कहना कि कांग्रेस तो सिर्फ इतनी ही सीटें ले पाएगी, यानी कि अपनी हार को वो पहले ही दर्शा रहे हैं या उनके अंदर डर सता रहा है। तो एक अलग तरह के राजनीतिक समीकरण इस वक्त हमें हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं। इंतजार कुछ घंटों का बाकी बचा है। ये जो घंटे हैं सबके लिए बड़े भारी हैं और किस तरह से ये घंटे उनके कटेंगे, सब सुबह का इंतजार कर रहे हैं। 8 बजने का सबको बेसब्री से इंतजार है, बेकरारी भी बहुत है कि कैसे 8 बजे सुबह के ईवीएम मशीन्स खुले,
काउंटिंग शुरू हो और 10-12 बजे तक 10 बजे तक 12 बजे तक पहले ट्रेंड्स आ जाएंगे और उससे बहुत सारी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। भुवन, मैं एक मिनट में जोड़ना, देखिए मैं नवजोत जी से सहमत होते हुए एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा। जो कैप्टन अजय ने बयान दिया वो उनकी हताशा और निराशा का तो द्योतक है ही है, वो ये भी दिखाता है कि शायद वो चुनाव हार गए हैं और वो एक और संकेत देता है कि अब सत्ता बदलने वाली है और कांग्रेस तो निश्चित रूप से लूज कर रही है। उन्होंने अपरोक्ष रूप से ये मान लिया कि कांग्रेस अब सत्तारूढ़ दल बनने नहीं जा रही। लेकिन इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, जैसे नवजोत जी कह रही थी वो सुबह कभी तो आएगी, वो तो सुबह कल आ ही जाएगी, खैर कुछ ही घंटे बचे हैं। लेकिन अंदर की जो बात है, ये जो बात ऊपर का एक मलमा चढ़ा करके कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई जाट नॉन जाट की बात नहीं है हमारे अंदर, वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं कि हमारे 46 कैंडिडेट चुन करके आ जाएं। वो 46 का जो मैजिक फिगर है, जो मैजिक वो है नंबर है, उस मैजिक नंबर की इंतजार कर रहे हैं। फिर वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे कैंडिडेट का घोषित करने में। अगर मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ आज इस चैनल के माध्यम से, जो ही उनको ये हो गया गलत, मान लो कि उनके अपने 46 सदस्य लोकसभा ना विधानसभा के सदस्य बनकर निर्वाचित, तो वो नाम घोषित करने पब्लिक करने में 1 मिनट लगाएंगे। वो उस मैजिक फिगर की इंतजार कर रहे हैं। नवजोत, मैजिक फिगर अगर मिल गया तो नाम पहले से ही दर्ज हो चुका है। जिसको सीएम बनाना है बीजेपी ने सोच लिया, बस जैसे ही मैजिक फिगर आएगा नाम तय हो जाएगा, नाम अनाउंस हो जाएगा। देखिए, हाँ जी हाँ, बिल्कुल, इस पर मंथन ऑलरेडी चल रहा है। हर खेमे में जोड़ तोड़ की बातें, हर जितने लोग हैं उन सबको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। मैं और आप तो हम तो कयास लगा रहे हैं, हम तो एग्जिट पोल्स पर या अपनी नॉलेज से या जो खबरें आ रही हैं, जिन्होंने ये कंटेस्ट किया है वो भी अंदर से जानते हैं, दिल की धड़कनें उनकी भी बहुत बड़ी हुई है, बहुत तेज है। इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली में भी हलचल पूरी जोरों पर है। बीजेपी ऑफिस में हो, वो कांग्रेस में हो, वो चंडीगढ़ में हो, हर जगह हलचल है। इस पर मंथन भी हो चुका है। कल जैसे ही वो मैजिक फिगर आएगा और क्या वो मैजिक फिगर किस और संकेत करता है, उसी तरीके से जोड़ तोड़ भी शुरू हो जाएंगे और उसी तरीके से नाम जिसके ऊपर ऑलरेडी सहमति बन चुकी है वो डिक्लेयर भी हो जाएंगे। दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन दिवाली से पहले कल ही बम पटाखे छूटने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आज की रात है इसके बारे में मैं एक बात कहूंगा कि साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। हमारे साथ निशांत सिंह भी है इनेलो से, उनका रुख करेंगे। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। क्या बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नवजोत, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर अनंत राम भी हमारे साथ है। बहस बहुत गर्म हो चुकी है और गर्म होने का रीजन भी है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरीके से दावे और वायदे तो करते रहे, लेकिन कल जनता का क्या कुछ मूड है, जनता का क्या कुछ मिजाज है, ये मालूम चलेगा जब काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी। पहला रुझान आएगा, उसमें काफी हद तक बहुत सारी स्थिति, बहुत सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हो गया सर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा, मिशन विधानसभा जो कह लीजिए, कल तस्वीर साफ हो जाएगी। हरियाणा का मूड क्या है, क्या कुछ सोचती है हरियाणा की जनता, ये तय हो पाएगा। लेकिन उससे पहले जो कयासबाजियों का बाजार गर्म है, उसी बाजार को लेकर हम भी चर्चा कर रहे हैं कि किसका भाव बढ़ा, किसका भाव उतरा। बीजेपी की चर्चा हमने ब्रेक पर जाने से पहले की, लेकिन अब मैं लौटा हूं ब्रेक के बाद, तो बात कांग्रेस की हो जाए। प्रोफेसर अनंत राम जी, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप कांग्रेस की? अपने ही नेता हार माने बैठे हैं। हाँ। लोकसभा चुनाव जैसा हाल हो गया है, भीतरघात की जो बातें हैं, अब वो अपने ही नेता अपने मुंह से कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी चुनाव नतीजे नहीं आए हैं तो इनके एक बड़े नेता जो कि एक समिति के अध्यक्ष भी थे चुनाव के लिए खुद, तो मतलब मेरा इशारा कैप्टन अजय यादव की तरफ है। उन्होंने हार तो स्वीकार एक ढंग से कर ही ली और हताश और निराश तो वो हो ही गए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के भविष्य की ओर भी इशारा कर दिया। उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस की सीटें बहुत कम आने वाली हैं। मेरा ये मानना, जहां तक आप मेरा मत लेना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी और वो शायद 20 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी।
चलिए, हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ बनी हुई हैं। नवजोत, कांग्रेस की अगर हम बात करें, आप ही ने पॉइंट ये छेड़ा था कि जो नेशनल पार्टी है उनकी क्या कुछ स्थिति है। एक ड्रामेटिक सिचुएशन कांग्रेस के अंदर भी बनी। कैप्टन अजय यादव पहले इस्तीफा देते हैं, उसके बाद उनको मना लिया जाता है। अवतार सिंह भड़ाना जो कि बड़े नेता माने जाते थे वो भी छोड़ देते हैं पार्टी। इस बीच वीरेंद्र चौहान की बात करें तो वो भी चले जाते हैं। क्या लगता है, अपने ही धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है, कांग्रेस का कुनबा अपने आप ही बिखरता जा रहा था, जिसका अंतिम समय ही कहा जाए कि कल होने वाला है? अंतिम समय नहीं कहा, अगर मैं कभी बनवा वीरेंद्र चौहान ही, चौधरी वीरेंद्र हाँ, जी, बोल माफ रहे कीजिए, थे चौधरी कांग्रेस को वीरेंद्र। बीजेपी में। जी। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो कैप्टन अजय यादव ने ये जो बयान इमीडिएटली आफ्टर वोटिंग दे दिया, ऐसा ही लोकसभा में जी हाँ, ऐसा ही बयान लोकसभा इलेक्शन के दौरान संपत सिंह ने अपनी फेसबुक पर स्टेटस अपलोड करके कह दिया था। रिजल्ट्स भी नहीं आए थे, इंतजार भी नहीं किया था, उन्होंने अपनी हार मान ली थी। लेकिन कैप्टन अजय यादव के बारे में ये कहना चाहूंगी कि उनकी हताशा के साथ साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है मुख्यमंत्री हुड्डा को लेकर जो बाहर निकल रहा है, और वो ये है कि उनके बेटे चिरंजीव राव को टिकट नहीं दिया गया, जिसके लिए वो लोकसभा में टिकट मांग रहे थे। फिर उनका ये कहना था कि मुझे ये वायदा किया गया था कि आपको विधानसभा में एडजस्ट किया जाएगा आपके बेटे को, वहां पर भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इस बात का उनके दिल को इतना ज्यादा दुख है। मैं उनसे इस चुनाव के दौरान भी मिली थी, बातें हुई, तब भी उन्होंने ये कहा था कि वो अपना चुनाव पूरे मन से नहीं लड़ रहे हैं, बेमन से लड़ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हुड्डा ने उनके साथ धोखा किया है। तो वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी उनका निकलकर इन सभी बयानबाजियों में बाहर आ रहा है। डेफिनेटली कांग्रेस को इन सब चीजों से नुकसान है, बिखराव है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। पहले भी कांग्रेस भीतरघात का जो है शिकार हुई थी, लेकिन इस बार में भीतरघात हुआ है, इस बात से आई डोंट अग्री। वो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से कांग्रेस जूझ रही थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़ गए फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपने सुना, कांग्रेस की अगर बात होती है तो जहन में भीतरघात वाली सिचुएशन आ जाती है। लोकसभा चुनाव में इसकी वानगी देखी गई। इस बार कैप्टन अजय यादव खुद ही अपने मुंह से हार स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना होगा। जब अपनों के भीतर ही आत्मविश्वास नहीं है तो कैसे आप सत्ता को दोबारा काबिज हो पाएंगे? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हार का मुंह देखना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि हमारी 35-40 सीटें आएंगी। उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा कि हम हार गए हैं या हमें हार का मुंह देखना पड़ रहा है, ऐसी बातें उन्होंने कहीं नहीं कही। हाँ। मैंने भी उनके इंटरव्यू सुने हैं। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ थोड़ा सा बोले, उनको नहीं बोलना चाहिए थे जी। अगर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, माफ कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा 35-40 सीटें आएंगी। 35-40 सीटें अगर कैप्टन अजय यादव ने कहा होता तब तो बात ही कुछ और थी। उन्होंने कहा कि हमारी मुश्किल से 15 से 20 सीटें आएंगी, ये कहा कैप्टन अजय यादव ने। देखिए, मैंने जो सुना था उनका वो 35 और 40 सीटें का सुना था मैंने। मेरे सुनने में हो सकता है गलती हो, मुझे नहीं पता। चलिए, ठीक है कृष्णमूर्ति जी, हम अपने दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं कैप्टन अजय यादव का। अगर उतना ही इस पर इतनी कंट्रोवर्सी है तो एक बार हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से ये बाइट सुनाते हैं। ये तो अभी रिजल्ट में पता लगेगा, लेकिन हमारी मैं समझता हूँ 25-30 सीटें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बगैर वोट दिए ही मुझे लोगों को चुन लेना चाहिए था, बल्कि मुझे तो और हल्कों जाके अपना समय देना चाहिए था। लेकिन लोग बाग चाहते हैं इंडिविजुअल काम। मेरा क्या किया आपने? रोष है, बड़ा भारी रोष है। और जो टीवी पे रोज आया करता हुड्डा सरकार, हमने वो चेंज करवाया। सरकार कांग्रेस की है, क्या हुड्डा सरकार होती है, क्या होता है? उन्होंने खास तौर पे हुड्डा पे निशाना साधते हुए ये कहा है, क्या होती है हुड्डा सरकार, क्या है हुड्डा, वो हमने चेंज करवा। इसका मतलब उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा, और इसके पीछे शायद उनका जो पहले आरोप लगाते रहे हैं कि क्षेत्र जो विकास के मामले में क्षेत्रीय भेदभाव हुआ है, वही शायद कार्य कर रहा था उनके पीछे, और वो उनकी जो भावना थी बाहर निकल के आ गई अब चुनाव के समय। चलिए, नवजोत सिद्धू के पास चलते हैं। नवजोत, बताएं।
मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा से ये पूछना चाहूंगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, छोड़ देते हैं कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा, लेकिन हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही उन्होंने कोई भविष्यवाणी की, उन्होंने 15 सीटों की 20 की 25 की। मुख्यमंत्री हुड्डा तो कहते हैं हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। जो समीकरण, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, या जिस तरह से कुछ निराशा कांग्रेस के लोगों में देखने को मिल रही है, कल ईवीएम मशीन्स खुल जाएंगी, जनता ने क्या फैसला किया है वो पता चल जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, कांग्रेस क्या अभी आकलन कर रही है? देखिए, कांग्रेस आकलन करेगी कल के रिजल्ट आने के बाद। अभी तो हम सब लोग नतीजे की इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कितनी सीट मानते आपने हो? कहा था 15-20, मैंने सुना आपके टीवी चैनल से 25-30। ठीक है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, 25-30 तो कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जनता में कांग्रेस के प्रति रोष है। जो तस्वीर कांग्रेस की बन चली थी उसको लेकर जनता में गुस्सा, लेकिन जानना ये चाह रहे हैं कि हर राजनीतिक दल का, हर नेता का अपना पूर्वानुमान होता है रिजल्ट्स को लेकर। आप क्या मानते हैं? आपने तो 15-20 कहा था, मैं तो आपके चैनल से सुना है ये। आपके आकलन क्या है, आपका अपना? लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपका पूर्वानुमान क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? जो एग्जिट आप मेरा कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मेरा आपसे ये सवाल है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो कांग्रेस को महज 12 और 10-12 सीटें दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर जो वोटिंग परसेंटेज हुई है उसको देखकर आप क्या कहते हैं? देखिए, एग्जिट पोल पिछले साल लोकसभा में कांग्रेस की 4 सीटें 5 सीटें बता रहे थे। कांग्रेस की 10 में से 9 सीटें आई। विधानसभा में एग्जिट पोल कांग्रेस की 57 सीटें, कहीं 60 सीटें, कहीं 70 सीटें बता रहे थे। कांग्रेस की 40 आई। ओम प्रकाश चौटाला की 13 से 18 गए थे, उनकी 31 आई। तो एग्जिट पोल पे मेरा कोई विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल महज चंद लोगों के माध्यम से ये लिया जाता है, उनकी ओपिनियन लिया जाता है। वो ओपिनियन कभी ठीक नहीं रहता। तो इसलिए मैं एग्जिट पोल को एकदम से खारिज करता हूँ। पूछो, आप अपना आंकलन। मैं ये मानता हूँ कि नंबर 1 हम रहेंगे, नंबर 2 बीजेपी रहेगी, नंबर 3 चौटाला रहेगा। मेरा अपना मानना ये है। बाकी कल पता लगेगा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, प्रोफेसर अनंतराम से जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनंतराम जी, कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? जो तस्वीर बनती नजर आ रही है उसको कांग्रेस अभी भी जितला देगी। चलो उनसे पूछ लो, मैडम बोलना चाह रही है कुछ। नवजोत, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं? भुवन, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को सपने देखने का अधिकार है और हमें इस अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं करना चाहिए। जी हाँ भुवन, मैंने ये कहा कि सबको सपने देखने का अधिकार है और सबको सपने देखने के अधिकार से हमें रोकना नहीं चाहिए। वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो इनेलो हो, या भले ही कोई और पार्टी। एक रात कुछ घंटे का समय है, सब वो सपने देख लें और सबकी दिल की धड़कनें भी तेज हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ घंटों बाद ईवीएम मशीन्स खुल जाएंगी। हरियाणा की जनता ने क्या फैसला किया है और क्या जनादेश दिया है, मिशन विधानसभा 2014 चंडीगढ़ तक का सफर कौन तय करता है, ये कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर जिनकी जो बातें हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। सभी को अधिकार है 12 घंटे 14 घंटे जो बचे हैं सब अपने वो सपने देखें। मुझे लगता है कि उससे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अनंतराम जी से आप जरूर इस पर टिप्पणी ले सकते हैं। बिल्कुल, अनंतराम जी से टिप्पणी लूंगा सर, लेकिन उससे पहले हम इनेलो का रुख करते हैं। निशांत सिंह, इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। निशांत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो चर्चा चल रही थी अनंतराम जी, हाँ जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, चाहे आज ये कहें कि ये जितने भी सर्वे आए हैं किसी ने भी उनको नंबर 2 पे नहीं रखा, और वो जबकि कह रहे हैं हम नंबर 1 पे रहेंगे। तो ये वही बात मैडम वाली बात है कि उनको सपने देखने का अधिकार है और सपने देख से उनको वंचित भी नहीं किया जाना चाहिए। अब चंद घंटों की बात है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस नंबर 3 पे आ रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं तमाम चैनलों में और तमाम एजेंसियां, सर्वे एजेंसियां जो अनुमान लगा रही हैं, उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? और इनेलो की अगर मैं बात करूं जी,
तो उसकी क्या कंडीशन आप देख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है हाँ जी। और दूसरा जो क्षेत्रीय सरोकार के मुद्दे हैं उनको लेकर के दावा करते रहे, लेकिन जातिगत समीकरण को भी प्राथमिकता पे उन्होंने अपने राजनीति पे रखा है। हाँ जी। इतनी सक्सेस हो पाएगी? हाँ, जहाँ तक इन लोगों की बात है, निश्चित रूप से वो इनमें से आपके जो आ रहे हैं सर्वे, उनके हिसाब से मैं भी मानता हूँ कि वो नंबर 2 की पार्टी रहेगी अक्षेत्रीय, और वो शायद अपना पिछले दफा का आंकड़ा 31 या 32 का तो ना छू पाएं, लेकिन 25 से 30 सीटें वो ले जाने में सक्षम रहेगी। चलिए, एचएलपी नेता हमारे साथ हरिओम भाली जुड़ गए हैं। हरिओम भाली जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बात मिशन विधानसभा की हो रही है, अब एक ही दिन बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं, या यूं कहें कि जब काउंटिंग शुरू होगी, पहला रुझान आएगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। जानना ये चाह रहे हैं, आपकी पार्टी भी नई पार्टी है, हरियाणा लोकहित पार्टी, विकल्प देने की बात करती है। सिरसा में सबसे ज्यादा जो है वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला, आपको क्या लगता है, जनता एक नए विकल्प के की ओर जा रही है, की ओर अग्रसर है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो स्नेह और आशीर्वाद भाई गोपाल जी को मिला है, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि विजय हमारी होगी। और निश्चित रूप से जो विश्वास लोगों ने व्यक्त किया है और जितने मार्जिन से जी, जितना अधिक मतदान किया है, वो हमारे पक्ष में जाने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों भाई गोपाल जी पर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप विपक्षी पार्टियों ने लगाए हैं और उन्होंने गैर वाजिब तरीके से जिस प्रकार से वो व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि सिरसा की जनता ने, सिरसा के साथियों ने जिस प्रकार का साथ गोपाल जी का दिया है, वो कल आपको रिजल्ट के माध्यम से भी पता चल जाएगा। और निश्चित रूप से जो एक मतदान के माध्यम से भी उन्होंने एक अच्छा मतदान करके सिरसा का मस्तक ऊंचा किया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारी जीत होगी और हम एक नया विकल्प पूरी जनता को सामने दिखा सकेंगे। जी, लेकिन तो लेके नहीं बात है हरियाणा में। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, हेलो। चलिए, प्रोफेसर अनंत राम हमारे साथ स्टूडियो में है। हाँ, अनंत राम जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि उनकी, मैं व्यक्तिगत सीट की बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि आपका हरियाणा में क्या परफॉर्मेंस रहेगा, आप कितनी सीट समझते हैं, आपका आंकलन क्या है कि आप कितनी सीटें हरियाणा में ले जाएंगे, जैसा कि आप दावा करते रहे हैं चुनाव प्रचार के समय? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सीट हमारी कितनी भी है, लेकिन सरकार हमारे सारे के बगैर नहीं बढ़ सकते। जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें आप ये लोग कितने भी उत्साहित हो, लेकिन अंदर से जी आप किसी भी बहुत शुक्रिया हरिओम भाली साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एचएलपी की तरफ से हरिओम भाली जुड़े थे, जिनका ये पूर्वानुमान था, ये या यूं कहें कि कॉन्फिडेंस था कि उसकी उनकी तरफ भी जो है एक विकल्प के तौर पर एचएलपी को भी लोग देख रहे हैं। लेकिन लब्बो लुबाब जो इन चुनाव में रहा, अनंत राम जी, एक ओवरव्यू अगर हम देखना चाहें पूरी राजनीति और पूरे चुनाव का, तो क्या लगता है आपको, जनता चूंकि तय करती है कि सत्ता पर कौन बैठेगा और जनता के पास ही लोकतंत्र की चाबी होती है, ये कहा जाता है, ये कहावत है, लेकिन क्या लगता है मिजाज क्या है जनता का, किन मुद्दों को प्राथमिकता पर, एक जो कलेक्टिव जो एक मुद्दा है वो क्या रहा इस चुनाव में, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, वो निश्चित रूप से एक ऐसी स्थायी सरकार देना चाहते हैं मतदाता जो उनके विश्वास को जो है पूरा करे और साथ ही काम कर सके। ये नहीं है कि वो बैसाखी वाली सरकार देने के मूड में अब की जनता नहीं है, और वो निश्चित रूप से एक स्थायी और पूर्ण बहुमत वाली सरकार देने के पक्ष में मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया है। चलिए, लेकिन अनंत राम जी, हाँ जी, अब कुछ ही घंटे बाकी है, प्रोग्राम भी समाप्ति की ओर है। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, कल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? अगर कल का पूर्वानुमान आपसे लगाऊं, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से हमने जान लिया, वो भले ही अपने पत्ते अभी भी ना खोल रहे हो, अभी भी उनको विश्वास हो कि उनकी सरकार दोबारा से जीतेगी। क्या लगता है आपको? देखिए, हाँ, निश्चित रूप से मतलब ये बीजेपी नंबर 1 पे आने वाली है, और वो 40 के करीब, कम से कम 40 के करीब उनके कैंडिडेट जीतने वाले हैं। नंबर 2 पर इन लो रहने वाली है, नंबर 3 जो है आपकी कांग्रेस रहने वाली, जो सत्तारूढ़ दल है। जहां तक दूसरे इनका है, उनकी 2 या 3 सीट आ सकती है, और अन्य भी जो जिनको इंडिपेंडेंस कहते हो, अनअटैच कहते हो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनंत राम जी इस पूरी चर्चा के लिए, पूरे इस विश्लेषण के लिए। तो प्रोफेसर अनंत राम हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने रहे, आपका भी शुक्रिया। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ बने रही, आपका भी, और तमाम राजनीतिक दलों के
जो नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा, कुछ ही घंटे बाकी हैं, सब्र कीजिए, इतना सब्र कर लिया है तो और सब्र कीजिए। और रथ जगह वाली जो बात प्रोफेसर अनंत राम जी की, वो एक कहीं ना कहीं पूरी बात को अपने आप में दर्शाता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। नमस्कार। सबसे तेज सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ज्यादातर किसानों